Okay student, Assalamu alaikum, and today we are going to start another lesson, that is our second lesson of biology. And you can see that कि हम आज पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं, उनकी एक दफ़ा फिर से यहाँ पे रिवीजन है, और फिर कुछ नई ब्रांचेस हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का हमारा लेसन जो है इन तमाम ब्रांचेस को कवर करेगा। जो पुरानी ब्रांचेस आपने पढ़ी हैं हम उसका जस्ट एक छोटा सा रिव्यू लेंगे, और जो नई ब्रांचेस हैं उनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली जो ब्रांच आती है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बायोलॉजी की सिर्फ टर्म्स होती हैं, बाकी एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, आसान है, समझना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, सिर्फ उस सूरत में जब आप उसकी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ जाओ तो। ठीक है, तो बात यह है कि हमने टर्मिनोलॉजीज़ की ही बात करनी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये होता है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो डिराइव होती हैं किसी ग्रीक वर्ड से, किसी लैटिन वर्ड से। अगर हम उन्हीं को एक्सप्लेन कर दें तो हमें सारा मतलब समझ आ जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ब्रांचेस के केस में भी मोस्टली यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी से। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कोई ना कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी भी जो है ना ये ग्रीक वर्ड से आया है। दो वर्ड्स हैं, एक है मॉर्फो और दूसरा है लॉजी। और लॉजी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, लोगोस से आया, और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप कोई सोच करके उसकी कोई रीज़न देते हैं तो बेसिकली यू आर स्टडिंग दैट थिंग, कि उस चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपने इस मार्कर के बारे में सोचना है और रीज़न बतानी है कि ये मार्कर ऐसा क्यों है। तो जब आप ये सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इस मार्कर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो बेसिकली लोगोस या लॉजी का मतलब जब भी आएगा, वैसे तो इसको हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है थॉट एंड रीजनिंग, लेकिन अगर आप उसको इन अदर कॉन्टेक्स्ट देखें तो जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके रीजंस देते हैं तो आप बेसिकली उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हम एक वर्ड इसके लिए, अब लोगोस के लिए या लॉजी के लिए बार बार हम थॉट एंड रीजन लिखने के बजाय हमने वर्ड डिवाइस कर लिया हुआ है, दैट इज स्टडी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी स्टडी। ओके, सो मॉर्फो का मतलब क्या होता है, अब मॉर्फो की तरफ आते हैं। सी, अब मॉर्फो मीन्स शेप या फॉर्म, शेप या फॉर्म। फॉर्म मतलब कि वो किस तरह की होती है, दैट इज बेसिकली द मॉर्फोलॉजी। तो अब मतलब यहीं से क्लियर हो गया, मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ शेप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब दो तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या तो हम उसको एक्सटर्नली स्टडी करते हैं या उसको हम इंटरनली स्टडी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसकी फर्दर डिवीजन करेंगे। एक इसकी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मीन बाहर बाहर से। लाइक टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर कोई एनिमल है, ठीक है, जो फ्रॉग ले लेते हैं, लाइक हमें फ्रॉग के बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉग इज़ बेसिकली हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट है और कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि हम मैट्रिक और बायोलॉजी और इंटर में हम उसको साथ साथ लेके चलते हैं। सो बेसिकली यू कैन से कि जी हमारे पास एक्सटर्नल और दूसरा हमारे पास, अब उसी की हम एग्जांपल लेने लगे। जब आप उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं दैट इज बेसिकली योर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और पैरेलल हमारे पास क्या आती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, आपको पता है कि जो हमारे पास फ्रॉग होता है हम उसकी डायसेक्शन करते हैं। अगर आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं किया अभी तो फिलहाल, तो कोई बात नहीं, वो आप 10th तक कर लेंगे। तो अगर मैट्रिक में भी देखें तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल होता है फ्रॉग का जिसमें हम उसकी डायसेक्शन करते हैं। तो मैंने उसकी प्रैक्टिकली डायसेक्शन की हुई है, तो वीडियो के एंड पे ना लिंक में मैं दे दूंगा उसकी, तो आप उसकी डायसेक्शन देख सकते हैं अगर इफ़ यू वांट कि कैसे होती है उसकी डायसेक्शन। तो वो मैंने पहले परफॉर्म की पिछले साल, तो वो भी रिकॉर्ड की थी, तो वो भी आपके लिए वहाँ पे हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे इंटरनल। तो इंटरनल जब आप उसकी डायसेक्शन करके, कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली योर इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, सो साइंटिस्ट हैज डिवाइज्ड या बना चुके हैं, डिवाइस मतलब होता है बना चुके हैं एक नई टर्म इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए, दैट इज एनाटॉमी, दैट इज एनाटॉमी।
अच्छा, अब एनाटमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए हम सिंपल वर्ड रखते हैं, वैसे भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती है और बस ठीक है, और जितनी उसकी डिमांड होती है उसको उस हिसाब से स्टडी कर लिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए हमने टर्म बना ली है एनाटमी। अब एनाटमी भी बजाते खुद दो अल्फाज से मिलकर बना है, एना और टॉमी। ये टॉमी कोई वो दूसरा टॉमी नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड आया है फ्रॉम टोमोस। कहाँ से आया है? टोमोस से। और एना भी एक वर्ड है, और एना का मतलब होता है अपार्ट। अपार्ट मतलब अलहदा, अलहदा करना। अपार्ट मतलब उर्दू में अगर हम इसको कहें तो अलहदा करना, ठीक है जी, अलहदा अलहदा करना। और टोमोस का मतलब होता है टू कट। ऑब्वियसली आपने अगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे, उसके पार्ट्स को खोलेंगे और अंदर जाके अलग-अलग करके उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने एनाटमी का वर्ड यूज़ करना है फॉर इंटरनल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए आपको टू कट तो करना पड़ेगा और फिर अंदर जाके ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। सो एनाटमी इज़ द इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम देंगे। चलें जी, हम आगे चलते हैं। ये तो एक डेफिनेशन जिसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी, बट ये कि ये बेस थी, इसी के ऊपर हमने आगे चलना है। ओके, नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी। अच्छा, अब देखें, हमें पता है कि हमारे पास कट करने के बाद ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स आ गए हैं, ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट सेक्शंस आ गए हैं। अब हम उन सेक्शंस को देखेंगे कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि उनके अंदर किस किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। हमें पता है कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। हम अगर टिश्यू लेवल को देखेंगे, स्टडी करेंगे इंटरनल कट करने के बाद वो छोटे छोटे से सेक्शंस लेके, तो बेसिकली दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है जी। माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप के लेवल पे माइक्रोस्कोप यूज करके, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, दिस इज बेसिकली द हिस्टोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट चल रहे हैं जी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज सेल बायोलॉजी। ऑब्वियसली टिश्यूज के बाद हमारे पास कौन से लेवल में आएंगे हम? सेल के ऊपर। ओके, सेल बायोलॉजी भी आप लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है मैट्रिक लेवल पे, तो यहाँ पे हम जस्ट इसका ये हिंट देंगे कि स्टडी ऑफ सेल और सेल साइकिल, ठीक है। यानी कि इसमें आपने एक तो सेल को स्टडी करना ही करना है, प्लस सेल साइकिल को भी स्टडी करना है। सेल साइकिल को स्टडी करने का मतलब है कि आपने देखना है कि एक सेल से किस तरह से डिवाइड होकर दो सेल्स बनते हैं, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को डिस्कस करते हैं। तो दैट इज बेसिकली द सेल बायोलॉजी, ठीक है। और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं? ओके, कीप इन माइंड द वर्ड इज ऑर्गेनेल्स, नॉट द ऑर्गेनेली, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ सेल्स, लाइक जिस तरह से न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सेल बना रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा काम हो गया सेल बायोलॉजी के ऊपर। ओके जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं दैट इज फिजियोलॉजी। Physiology is basically the functioning, physio means functioning of different structures that is related to life, ठीक है। अब ये हमारी अपनी सिंपल पूरी बॉडी के फंक्शन से लेके सेल के लेवल पे सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के फंक्शन तक की बात हो रही है, ये माइंड में रखिएगा। फिजियोलॉजी इज नथिंग कि जी सिर्फ हम सेल्स की बात कर रहे हैं या किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। सेकेंडली विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स वो किस तरह से काम करते हैं। तो सिंपली जब आप फंक्शनिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स दैट इज कंसिडर्ड एज लिविंग उसकी बात करेंगे तो दैट इज बेसिकली द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज बेसिकली यू कैन से functioning. Physiology is functioning. Okay. So next हम आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास that is पहले हम पैलियोंटोलॉजी देख लेते हैं, फिर जेनेटिक्स की तरफ आएंगे।
ओके, सो पैलिएंटोलॉजी जो है इसमें भी एक सॉरी ओके, सो बेसिकली पैलिएंटोलॉजी जो है, द वर्ड पैलिएंटो मीन्स फॉसिल्स, पैलिएंटो मीन्स फॉसिल्स। फॉसिल्स जो हैं, जो डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि मिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनके डेड रिमेन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। उसकी स्टडी जो होगी पैलिएंटोलॉजी होगी। और फॉसिल्स हमें पता है या तो वो एनिमल्स के होंगे या फिर वो प्लांट्स के होंगे। तो अगर हम एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो पैलिएंटोजोलॉजी, जो मीन्स एनिमल, और पैलिएंटोबॉटनी मीन्स के स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, चलें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। एज यूजुअल हमें पता है जेनेटिक्स में हम किसकी, अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर या वो जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है उसकी स्टडी को, जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स की स्टडी जो है वो जेनेटिक्स कहलाती है। ओके जी, नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। Okay, this time it's also composite of two words, that is taxa and nomi. अब ये कोई नाम नहीं है नोमी, वैसे नोमी मीन्स नेमिंग ही है, हम देखते हैं अभी आगे जी। टेक्सो का वर्ड आया है टेक्सा, और टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप, और नोमी एज यूजुअल नेमिंग को ही कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डील करेंगे, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करें और उनके नाम रखने के तरीकेकार। ठीक है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली द टेक्सोनॉमी। ओके जी, हम एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियो की स्टडी। सो एम्ब्रियो की स्टडी जो होगी दैट इज बेसिकली द एम्ब्रियोलॉजी। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो जो है बेसिकली ये जो है ये अपनी याद रखना है कि जब हमारे पास गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होके ये हमारे पास 2n जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट की डिवीजन जब होना शुरू होती है तो वो न्यू एम्ब्रियो में बन जाता है, और फिर ये एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। बात यह है कि एम्ब्रियोलॉजी में हमने स्टडी करना है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या होता है? दिस इज़ डायरेक्टली कोरिलेट विद द रिप्रोडक्शन। तो उसमें ये होता है कि एक तरफ मेल गैमीट है, लाइक ये हमारे पास मेल गैमीट है, और ये हमारे पास फीमेल गैमीट। इनकी फ्यूजन होती है, फ्यूजन होने के बाद ये सिंगल एन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हम बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। होते ये सिंगल एन है, और जब ये फ्यूज़ होते हैं मिक्स होकर क्या बन जाएंगे 2n। वो 2n जो चीज़ होती है वो जाइगोट कहलाती है। अब जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। जैसे ही इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होकर 2 से 3, 3 से 4 सेल बन जाते हैं, उस 4 सेल्स की कलेक्शन को हम एम्ब्रियो नाम देते हैं, और उसी में चीज़ें चेंज होती रहती है, और अनटिल अनलेस वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है जिनके ये, और यानी जिनके ये मेल और फीमेल थे। ठीक है, लाइक अगर ये इंसानों के होंगे तो ये गधे का नहीं बनेगा, ये इंसानों का ही बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो बनते तो इंसान ही हैं लेकिन वो होते गधे ही हैं। ठीक है, तो इस बात को आपने माइंड नहीं करना। ओके, चले जी हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवोल्यूशन। गधों की बात आई, एवोल्यूशन भी आ गई। एवोल्यूशन कहती है कि हम लोग चेंज हुए हैं फ्रॉम मंकीज, लेकिन मैं कहता हूँ हम लोग चेंज हो चुके हुए हैं मंकीज से। इंसानों में तो हो गया एवोल्यूशन, और बहुत सारे इंसान वो गधों में कन्वर्ट हो गए हुए हैं। ओके, सो अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज अ स्टडी जिसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से चेंजेस आई हैं इन स्पीशीज यानी नस्लों में। लाइक इंसान है तो एवोल्यूशन कहती है कि वो कहाँ से बने हैं? बंदरों से बने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इंसान के बाद अगली एक नई स्पीशी आ चुकी है, वो क्या है?
इंसान नुमा गधों की। चले ठीक है जी। ओके, सो एवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोज्योग्राफी। ओके, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसे हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जियोज्योग्राफी में जू का मतलब ये वर्ड आया है जू ऑन से, और जू ऑन का मतलब होता है एनिमल, और जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी मीन्स लाइंस ऑन अर्थ। ओके, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप इसके लिए फिर यहाँ तक लेक्चर रखते हैं आगे बात। हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सेंटर वाली लाइन जो होती है इसको इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये लाइंस होती हैं। और इसके ऊपर दुनिया के नक्शे बने हुए इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ना, इस तरह ये कोई मतलब मैप बने हुए हैं। तो हर इलाके का ज़मीन के ऊपर ना, यानी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लाइंस हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। उनके मुताबिक उनका ना डिफरेंट टाइप्स का इन्वायरमेंट होता है, और उन इन्वायरमेंट में जो सूटेबल एनिमल्स होते हैं वही ज़िंदा रह सकते हैं। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, जिस तरह हमारे पास पोलर बियर्स हैं जो कि रहते ही पोल्स पे हैं, और वो ठंड वाले इलाकों को अडॉप्ट कर चुके हैं। ये होता है ना हमारे नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है यहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। अब ये जो रहते हैं यहीं पे इनका एनवायरनमेंट है, इन्होंने उसको फेवरेबली अडॉप्ट कर लिया। अगर हम किसी एक पोलर बियर को उठाएं और सहराओं में जाके छोड़ दें, वो बेचारा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक उसका एनवायरनमेंट ही नहीं है। हाँ, अब आप ये देखिए कि जो सहरा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेट से हमारे पास स्नेक है, ठीक है। अब स्नेक जो सहराओं में होते हैं, हम वहाँ से कोई स्नेक उठाएं और जाके पोलर इलाके में छोड़ देंगे ना, वो ही मर जाएगा, क्योंकि वो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि हम जब एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी तकसीम किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस किस्म के पाए जाते हैं, और उसकी जब सारी स्टडी करेंगे, दैट इज़ जियोग्राफी। और वो जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है वो यही है, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें यही बताई जाती हैं कि किस इलाके में कौन सा एनिमल जो है वो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट पाया जाता है। ओके जी, डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हमने जो कुछ ब्रांचेस डिस्कस की हैं वो हमारी प्रीवियस ब्रांचेस थी, बट आई हैव ट्राइड कि मैं आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट करके कुछ बेहतर अंदाज में बयान कर सकूँ। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रांचेस के ऊपर ही लेक्चर है, जो कि हमारी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।